तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने अभी तक जितना काम हम कर रहे थे तो हम बेसिकली तमाम का तमाम जो डेटा था वो हमारे प्रोग्राम के अंदर से ही जो है तो होके जाता था। मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर याद हो, मैंने एक एग्जांपल आपको कराई थी जिसमें एक पूरा का पूरा पैराग्राफ हमने उठाया था। ठीक है, और उसको डिवाइड किया था हमने वर्ड्स में, और इस पे फिर कुछ प्रोसेसिंग की थी हमने जिसमें से डिस्टिंक्ट वर्ड्स मैंने उठा के आपको दिखाए थे। वो तो याद है ना सबको? जी सर। याद है। स्प्लिट के हाँ, थ्रू आप लोग यहाँ। बिल्कुल स्प्लिट के थ्रू किया था। तो अगर फर्ज करें इसी तरह की कोई चीज हो हमारे पास, और हमने क्या करना हो कि अभी टेक्स्ट हमारे पास बहुत ज्यादा हो, तो हम हर दफा तो ये नहीं कर सकते कि वो टेक्स्ट उठा के अपने प्रोग्राम में उसको रखते रहें। इसके अगेंस्ट हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास लेट से ये जो पैराग्राफ है, ये जो भी चीज है, ठीक है, लेट से पूरा का पूरा मजमून है या कोई दो बंदों की कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो वो हमारे पास यूजुअली पड़ी होती है फाइल में। हम क्या करते हैं कि उस फाइल से वो चीज रीड करते हैं और फिर रीड करने के बाद वो हमारे प्रोग्राम में वो टेक्स्ट आता है। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास डेटा की स्टोरेज के लिए। ठीक है, यूजुअली होता ही है कि हमारे पास अगर फर्ज करें बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है, तो उसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम में अपने नहीं रख सकते। वो यूजुअली हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर प्रोग्राम में रखते हैं और उससे चलाते हैं तो वो रैम में जाके जो है तो लोड होती है। ठीक है, तो हम करते ये है कि टेक्निकली उसे फिजिकल जो हमारी जो परमानेंट स्टोरेज है, जो हार्ड डिस्क या आपकी एसएसडी या यूएसबी ड्राइव वगैरह है, तो उस पर फाइल की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो कोड हमने लिखा होता है तो उसे वो फाइल हम पकड़ाते हैं, वो क्या करता है उसको रीड करता है। ठीक है, और उससे चीजें उठाता है और वहां पे जो चीज आप उसके साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह का काम आज हम करने जा रहे हैं। तो टेक्निकली जो टॉपिक है हमारा वो है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, तो फाइल्स को हैंडल करने का जो तरीका है वो आज हम सीखेंगे कि फाइल में अगर कुछ लिखा हुआ पहले से पड़ा हुआ है तो उसको उठा के हम कैसे रीड कर सकते हैं। अगर फर्ज करें हमने फाइल के अंदर खुद से कुछ लिखना है, कुछ एडिशन करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे, या अगर कोई नई फाइल एम्प्टी बना के उसमें कुछ लिखना है तो उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम कोई फाइल एग्जिस्टिंग हमारे पास पड़ी होगी और उसको रीड करेंगे, मगर उससे पहले हम कुछ चीजें समझना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम समझना चाह रहे हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि किस तरह से जो है तो हम किसी फाइल का पाथ देते हैं टेक्निकली उसको। ठीक है, तो सबसे पहले विंडोज के फाइल सिस्टम को जरा देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास यूजुअली सी डी और इस तरह की ड्राइव्स होती है विंडोज पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको वो करूं तो आपके पास ये सी की ड्राइव हो गई जो ऊपर आपको नजर आ रही है। ठीक है, उसके अंदर फिर आपको प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर नजर आता है। इसी तरह कोई और फोल्डर होगा, जैसे ये वी ए आर के नाम से एक फोल्डर है, ये नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, सी के अंदर एक यूजर्स का फोल्डर होता है। ठीक है, उसके अंदर हो सकता है ऑल यूजर्स का फोल्डर हो या किसी यूजर नेम से फोल्डर हो। ठीक है, ये आप खोल के देख सकते हैं, आपको मिलेगा। जैसे ये जॉन डो मैं लेट से मैं कहता हूँ मेरे विंडोज में एक यूजर है, तो उसके नाम से एक फोल्डर बना होगा, उसके अंदर हो सकता है फिर डॉक्स का फोल्डर हो, उसके अंदर हो सकता है फिर रेस्ट का फोल्डर हो, और फिर उसके अंदर एक फाइल पड़ी हो डमी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, डमी डॉट टी एक्स टी का तो आपको पता है कि यूजुअली जो टी एक्स टी फाइल एक्सटेंशन होती है तो वो टेक्स्ट के लिए यूज होती है। तो यूजुअली इस तरह की फाइल्स में टेक्स्ट पड़ा होता है। ठीक है, तो हम समझना ये चाह रहे हैं कि अगर फर्ज करें मेरे पास, अगर मैं विंडोज पे हूं और इस तरह से मैंने ये डमी डॉट टी एक्स टी तक पहुंचना है, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा। नॉर्मली अगर मैं क्लिक करके जा रहा हूं तो मैं पहले सी ड्राइव खोलूंगा, फिर यूजर्स पे जाऊंगा, फिर जॉन डो के फोल्डर पे जाऊंगा, फिर डॉक्स के फोल्डर पे जाऊंगा, फिर रेस्ट के फोल्डर पे जाऊंगा, और फिर डमी डॉट टी एक्स टी के फोल्डर पे जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने फर्ज करें अपने प्रोग्राम को ये डमी डॉट टी एक्स टी दिखाना है, तो एग्जैक्टली इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसे पूरा का पूरा पाथ दे के दिखाएंगे। अब जैसे सी में यूजर्स में जॉन डो का फोल्डर है, उसके अंदर फिर डॉक्स का फोल्डर है, फिर रेस्ट के नाम से फोल्डर है, और एट द एंड आपके पास डमी डॉट टी एक्स टी का फोल्डर है। ठीक है, तो ये जो पाथ है ये सारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारी रूट डायरेक्टरी थी या जो हमारी ड्राइव थी वहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं। यूजुअली जहां से आप स्टार्ट लेते हो, बिल्कुल बिल्कुल जो वो स्टार्ट होता है आपका, उसको रूट कहा जाता है। जैसे इस केस में ये सी ड्राइव आपका क्या है, ये रूट है, तो इधर से हम स्टार्ट ले रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर सामने नजर आ रहा है, ये ट्री की फॉर्म में है।
ठीक है, टेक्निकली ट्री की तरह तो नजर नहीं आ रहा, मगर इसकी शेप ऑलमोस्ट जो है तो आप देख सकते हैं कि इधर से हम स्टार्ट ले रहे हैं और फिर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं आपके पास। एक ब्रांच ये वार वाली आ रही है, एक ये प्रोग्राम फाइल्स वाली है और एक ये यूजर्स वाली है। तो इस ब्रांच को फॉलो करते 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 हम dummy.txt तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये dummy.txt असल में आप कह सकते हैं कि ये लीफ है, ठीक है, एंड है इसका। ठीक है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो इसको देखें, अगर मैं फर्ज करें कहूं कि मैंने बिल्कुल रूट से स्टार्ट होना है तो मैं सी से स्टार्ट हुआ और मैं जाते जाते ये dummy.txt तक पहुंच गया। ये जो पाथ है जो कि रूट से स्टार्ट हुआ है और dummy.txt तक होके गया है, तो इसे एब्सोल्यूट पाथ कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल शुरू से आखिर तक पूरा का पूरा पाथ मैंने इसे दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस पाथ में कहीं और खड़ा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस डॉक्स की डायरेक्टरी में हूं। ठीक है, आप लोगों ने टर्मिनल की कमांड्स पढ़ी देखी हुई हैं। ठीक है, जिस टाइम पे वो लिनक्स आप सीख रहे थे यूबंटू में जो आपको काम करा रहे थे, तो अगर फर्ज करें उसी तरह से आप विंडोज में भी होते हैं, तो अगर मैं डॉक्स की डायरेक्टरी में खड़ा हूं तो डॉक्स की डायरेक्टरी में देखें, उसके बाद अगर मैंने ये dummy.txt का पाथ देना है तो मैं कैसे दूंगा। मैं अब यहां तक तो पहुंचा हुआ डॉक्स तक, तो मुझे ये पीछे का पाथ देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसे कहूंगा कि रेस के अंदर, ठीक है, dummy.txt के नाम से फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इधर इस तरीके से ये यहां तक पहुंच जाऊंगा। ये किस वजह से, ये इस वजह से कि क्योंकि मैं डॉक्स के अंदर अब खड़ा हूं, तो ये पीछे का पूरा पाथ हमें देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर आप डॉक्स के फोल्डर के अंदर हैं तो आपको ये पाथ देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप फर्ज करें रेस्ट के फोल्डर के अंदर होते हैं, ठीक है, अगर रेस्ट के फोल्डर के अंदर मौजूद होते हैं तो फिर आपको ये रेस्ट लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपल dummy.txt लिखेंगे तो आप फाइल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ी देर में करते हैं, मगर यहां पे नोट करें चूंकि हम विंडोज पे हैं तो हम हर एक डायरेक्टरी के बाद क्या कर रहे हैं, बैकस्लैश लगा रहे हैं। ठीक है, विंडोज जो कन्वेंशन फॉलो करता है तो वो बैकस्लैश की फॉलो करता है, ये बात आपने याद रखनी है। बाकी जो दो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, जो कि लिनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई और मैक जो हो गया, तो वो बैकस्लैश नहीं यूज करता, वो इसकी जगह कुछ और यूज करता है। तो अब तो आके देखते हैं कि मैक और आपके पास जो लिनक्स है तो उनके डायरेक्टरी का क्या स्ट्रक्चर होता है या फाइल सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जिन लोगों ने एटलीस्ट थोड़ी बहुत आप लोगों ने लिनक्स यूज कर ली होगी, क्योंकि लैब में आपको बताया था कि आपने लाजमी यूज करनी है। ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं आपकी रूट डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें डिफरेंट फोल्डर होते हैं, जैसे ये वार का फोल्डर हो गया, यूजर का फोल्डर हो गया, होम का आपका एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपके यूजर होते हैं। ठीक है, तो लेट से एक यूजर गेस्ट के नाम से है और एक ये NAM के नाम से है। ठीक है, और उसके अंदर फिर ये डॉक्स की डायरेक्टरी है, रेस्ट की डायरेक्टरी और डमी की डायरेक्टरी है। ठीक है, तो अगर इसका मैं पाथ दूंगा, फॉर एग्जांपल ये डमी का रूट से मैं दूंगा, तो मैं फॉरवर्ड स्लैश होम स्लैश नेम, ठीक है, स्लैश डॉक्स स्लैश रेस्ट स्लैश dummy.txt दूंगा इस तरह से। ठीक है, देखें फॉरवर्ड स्लैश होम, फिर उसमें ये फॉरवर्ड स्लैश आपका रूट के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर होम की डायरेक्टरी, उसके बाद नेम की डायरेक्टरी, फिर डॉक्स, फिर रेस्ट और फिर dummy.txt। तो एक फर्क जो इसमें और विंडोज में है वो बैक और फॉरवर्ड स्लैश का है कि यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं, ठीक है, और विंडोज में आप क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज में आप बैक स्लैश यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अगेन वो बात जैसे पहले वहां पे की थी कि अगर मैं डॉक्स के फोल्डर के अंदर मौजूद हूं, ठीक है, डॉक्स के फोल्डर के अंदर मौजूद हूं और मैंने dummy.txt का पाथ इसे देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चूंकि यहां तक आया हुआ हूं तो मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा इसे पाथ में दूंगा। अब मसला क्या बन जाता है कि मेरे पास लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश है और विंडोज में मेरे पास बैक स्लैश है, तो जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो पाथ में मैं फॉरवर्ड स्लैश दूं कि मैं बैक स्लैश दूं। ठीक है, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि अगर फर्ज करें मैं फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ तो वो लिनक्स में चलेगा, फिर विंडोज में मसला करेगा। मैं अगर बैक स्लैश पाथ में यूज करता हूँ डायरेक्टरी के बाद तो वो फिर क्या करेगा, विंडोज में चलेगा मगर लिनक्स और मैक में मसला देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के सिनेरियो में ये काम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे छोड़ देते हैं। ठीक है, पाइथन हमें इसमें हेल्प कर सकता है, तो हम पाइथन को कहते हैं कि तुम ये करो कि तुम खुद डिसाइड करो कि इधर बैक स्लैश लगना है कि फॉरवर्ड स्लैश लगना है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये पूरा किस्सा मैंने इसी वजह से आपको बताया। ठीक है, यहां तक फॉलो कर रहे हैं? जी सर। यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे। अच्छा ओके सर। अच्छा, तो अब आगे जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हाँ, हम
एग्जैक्टली मैं पहले आपको बता देता हूं कि मैंने ये फाइल्स रखी कहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है जिसके अंदर ये नोटबुक्स की तमाम फाइल्स जो मैं आपको करा रहा हूँ वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा है तो मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ ये। ठीक है, ये देख लें ये तमाम की तमाम क्या है मेरे पास, ये जो फाइल्स हैं, तो इसको हम वो कर रहे हैं करंटली, ये फाइल मैंने खोली हुई है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट देखिए मैं कहाँ पे हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, पाइथन के अंदर नोटबुक्स के फोल्डर के अंदर हूँ। और यहाँ पे इस फोल्डर में मेरे पास रेस के नाम से, एग्जैक्टली रेस की भी बात की थी ना, रेस के नाम से एक डायरेक्टरी है। इसके अंदर मेरे पास एक फाइल है dummy.txt। ठीक है, ये देख लें डमी के नाम से है, मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। हमने टेक्निकली क्या करना है कि ये रेस्ट के फोल्डर के अंदर से ये डमी वाली फाइल उठा के इसको रीड करना है। ठीक है, दूसरी फाइल है मैं डिलीट कर रहा हूं। ये डमी वाली फाइल उठा के हमने क्या करना है, इसको रीड करना है, इसमें से डेटा उठा के देखना है। ठीक है, तो मैं गया सबसे पहले, अब चूंकि मैं नोटबुक्स के फोल्डर के अंदर ऑलरेडी मौजूद हूं, ठीक है, मैं नोटबुक्स के फोल्डर के अंदर ऑलरेडी मौजूद हूं, उसका मुझे कैसे पता लगा, यहां पे देखें, अगर मैं आपको इधर मैं अगर आपको इधर यहां पे ये दिखा दूं, तो इधर देखें मैं नोटबुक्स के फोल्डर के अंदर हूं। ठीक है, और यहाँ पे ये रेस्ट के नाम से मेरे पास फोल्डर बना हुआ है, और रेस्ट के अंदर ये dummy.txt है, ये आपको जो है तो वो खोल के देता है। ठीक है, जुपिटर खोल के देता है अगर आपने टेक्स्ट फाइल अपनी खोलनी है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, नोटबुक्स के फोल्डर में हूँ, तो इसका मतलब ये मुझे सिर्फ रेस्ट का पाथ देना है और उसके बाद dummy.txt का पाथ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपनी डायरेक्टरी अपने पास सेव कर ली, कि डायरेक्टरी का नाम मेरे पास रेज है। ठीक है, वो मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायरेक्टरी का नाम है। ठीक है, डायरेक्टरी बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं, इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, मगर जनरली डायरेक्टरी जो है तो बहुत ज्यादा यूज होता है। मेरे पास फाइल का नाम क्या है, dummy.txt। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने क्या किए कि दो वेरिएबल लिए और उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर लिए। ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, इसे डायरेक्टरी और नेम के अलावा हम कुछ और भी बोल सकते हैं, मगर चूंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो इस वजह से ये नाम दे रहे हैं इन्हें। तो इसे मैं करता हूं एग्जीक्यूट, और हम आगे जाते हैं नेक्स्ट उस पे देखते हैं कि इसके साथ आप क्या कर सकते हैं। अब देखें, एक जिस तरह हम मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते थे, एग्जैक्टली इसी तरह हमारे पास ओएस के नाम से एक लाइब्रेरी है, जिसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ये आपको खुद करके देता है। अब जैसे हम देखेंगे कि हम इन दोनों को, ठीक है, हम इन दोनों को जब मिलाएंगे, ठीक है, विंडोज के लिए देखें, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो वो कैसे मिलेगा, वो हमारे पास रेस /dummy.txt होगा, और अगर लिनक्स के लिए हम इसे मिलाएंगे तो वो res /dummy.txt होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये काम हम इस लाइब्रेरी के थ्रू करेंगे, इसका एक फंक्शन कॉल करके। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा तो ऑटोमेटिकली उसी तरह का मुझे पाथ बना के दे देगा, मुझे खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ इसे ये दो चीजें दे दूंगा, डायरेक्टरी और फाइल का नाम। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ओएस को इंपोर्ट किया। ठीक है, और अब आगे जाते हैं। अब देखें, मैंने एक वेरिएबल लिया फाइल नेम के नाम से। ठीक है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये एक वेरिएबल है जिसमें क्या हो रहा है, फाइल पूरा का पूरा पाथ जो है तो जाके सेव हो रहा है। ठीक है, इसे पाथ भी बोल सकते हैं, फाइल नेम भी बोल सकते हैं, कोई और नाम अगर आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, मगर ऐसा नाम दे जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। अब मैंने क्या किया कि ओएस, ठीक है, ओएस क्या चीज है मेरे पास, अभी जो इंपोर्ट की हमने लाइब्रेरी वो है, उसके अंदर पाथ का एक मॉड्यूल है जो कि मैंने इंक्लूड किया है, और उसके अंदर ज्वाइन का एक फंक्शन है जिसे मैंने कॉल किया है। तो वो ये ज्वाइन का फंक्शन क्या करता है कि इसे आप जितनी चीजें पकड़ाते हैं उसको ज्वाइन करके दे देता है। ठीक है, ज्वाइन करके दे देता है किस फॉर्म में, पाथ की फॉर्म में। ठीक है, तो पाथ हमने देखा कि अभी अगर फर्ज करें, ये हम तो चूंकि विंडोज पे लगे हुए हैं तो ये जो पाथ हमें देगा तो वो विंडोज की फॉर्म में होगा, अगर फर्ज करें हम लिनक्स पे होते तो लिनक्स के फॉर्मेट में हमें देता। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पाथ जनरेट करके देगा डायरेक्टरी जिसमें रेस्ट था, और नेम जिसमें हमारे पास वो था। ठीक है, या हम इससे ऊपर एक दफा प्रिंट कर लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्टरी में क्या था। ठीक है, और हमारे पास जो नेम था तो उसमें क्या था। ठीक है, तो ये देख लें, हमारे पास
डायरेक्टरी में रेस्ट पड़ा हुआ है और नेम में dummy.txt पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देगा और मुझे किस फॉर्म में दे देगा, पाथ की फॉर्म में दे देगा, ठीक है, विंडोज के पाथ की फॉर्म में दे देगा, क्योंकि मैं विंडोज पे हूं। तो मैं इधर जब फाइल नेम प्रिंट करूंगा तो ये देखें रेस अब बैकस्लैश यूज किया हुआ है, क्योंकि विंडोज में हमारे पास बैकस्लैश यूज होता है, ठीक है। और dummy.txt, तो मेरे पास अब फाइल नेम में पूरा का पूरा पाथ आ गया है इस तरह से करके, ठीक है। इधर तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। अच्छा सर थोड़ा सा मुझे समझा दें, मैं अभी आया हूँ जरा माजरत के साथ। अच्छा अहमद, ऐसा है कि हम वो करना चाह रहे हैं, फाइल्स को रीड करना चाह रहे हैं, फाइल में हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है और उसको रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है सर। तो चक्कर हमारे पास इस तरह से है। जी बोले। जी सर, ये रेस वाला नहीं समझ आई आपने। हाँ, पहले असाइन कराया हुआ है या क्या? हाँ ये बताता हूँ आपको। देखें यहाँ पे मेरे सर। पास जिस फोल्डर में मेरे पास ये नोटबुक की फाइल्स पड़ी हुई है, इसी में रेस के नाम से एक फोल्डर है, ठीक है। और जी इसके सर। अंदर ये dummy.txt के नाम से एक फाइल है, जी सर। ठीक है। तो मैं चूंकि नोटबुक्स मैंने खोली हुई है तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस फोल्डर के अंदर, ठीक सर। ठीक है। तो जिस तरह हम किसी पाथ से कोई चीज उठाते हैं तो वही काम हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पे हूँ नोटबुक्स के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर मेरे पास रेस का एक फोल्डर है और रेस के अंदर dummy.txt है, ठीक है। तो मैंने इसे पाथ देना है, पहले बताना है कि डायरेक्टरी रेस की खोलो और रेस के अंदर तुम क्या खोलो, dummy.txt खोलो, ठीक है। जी सर, समझ गया। तो अगर जी, इसका पाथ नेम मैं, हाँ खुलवाना है। अगर इसका पाथ मैं दूंगा तो मैं इस तरह से दूंगा इसे, ठीक है। ठीक है सर। तो मैंने पीछे क्या किया कि डायरेक्टरी के नाम से एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर ये रेस रख दिया स्ट्रिंग की फॉर्म में, और नेम में dummy.txt रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये देखें इधर किया हुआ है, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे रख दी हमने, जी सर, समझ आ गई। ठीक है। एक लाइब्रेरी, क्या है सर? ये लाइब्रेरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी है जिसे मैंने इंपोर्ट किया है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर फर्ज करें इसका पाथ होगा तो विंडोज पे ये पाथ ऐसे नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि विंडोज बैकस्लैश यूज करता है, और लिनक्स पे करेंगे तो लिनक्स पे इस तरह से नजर आएगा, ठीक है सर। ठीक है। अब प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि मैं अगर फर्ज करें इसको कोड कर रहा हूं लिनक्स में, और लिनक्स के लिए मैं कोड कर लेता हूं तो फिर विंडो पे ये प्रॉब्लम देगा, अगर विंडो के लिए कोड कर देता हूं तो ये लिनक्स पे प्रॉब्लम देगा। तो मैं ये स्लैश इसके दरमियान खुद नहीं डालता, मैं क्या करता हूं कि मैं एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगा ज्वाइन का, जिसे मैं डायरेक्टरी और नाम दे दूंगा, वो खुद उसको ज्वाइन करके दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन हो रहा है, ठीक है। तो सर डायरेक्टरी और नेम के साथ हम फिर सिर्फ यही वाली जगह से मतलब ओपन कर सकते हैं ना, यही डायरेक्टरी खोल सकते हैं? हाँ हम पहले नाम दे दें। हाँ, वो अगर फर्ज करें आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरीज है या एक डायरेक्टरी नहीं है, मल्टीपल डायरेक्टरीज है, तो उसको करने का तरीका है वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। वो आएगा उसकी बात कर लेंगे हम। सही है सर, सही है। तो मैंने ओएस को इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने सिंपली इसे कहा कि तुम मेरे पास फाइल नेम एक वेरिएबल है जिसमें तुम क्या कर दो, ओएस के अंदर एक वो है मॉड्यूल है पाथ के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर एक फंक्शन है ज्वाइन के नाम से, तो तुम ज्वाइन कर दो डायरेक्टरी और नेम को किस फॉर्म में, पाथ की फॉर्म में मुझे दे दो, ठीक है। तो अब चूंकि हम विंडोज पे हैं तो जब मैंने फाइल नेम को प्रिंट किया तो इसने डायरेक्टरी और ओएस को जब ज्वाइन किया है तो उसने दरमियान में बैकस्लैश डाल दिया। यही चीज आप लिनक्स पे करेंगे तो इधर आपको फॉरवर्ड स्लैश नजर आएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसे पता है कि पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, तो उसके मुताबिक ये इसको खुद कर लेता है। सही है सर। तो इसकी आप और ज्वाइन जो है ये इसका है, क्या नाम है, ये एक किस्म की सिंटैक्स है जिसे हमने अगर कोई भी डायरेक्टरी हमने खुलवानी है तो वो इस तरह मतलब उसको हाँ, देंगे। ये अब सिर्फ हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग को दूसरी फॉर्म में ले आए। मैं अगर आपको इसकी टाइप बता दूं ना फाइल नेम की, तो ये सिंपल अभी स्ट्रिंग है, अभी कुछ किया नहीं है हमने इसके साथ, जी ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक पाथ अभी आ गया फिलहाल, ठीक है। जी सर, समझ आ गई। अच्छा जी, तो अब आगे जाते हैं। हमारे पास पाथ आ गया, अब हम सर हम इसको एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। हाँ, एब्सोल्यूट पाथ आप दे सकते हैं, मगर उसमें मसला ये होगा ना कि अगर फर्ज करें ये फाइल्स मैं उठा के कहीं और ले जाऊं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे के पूरे फोल्डर को कॉपी करके फिर डी में रख दूं, तो फिर मुझे पाथ चेंज करना पड़ेगा ना फिर मुझे, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट पाथ दिया हुआ है।
और अगर इस केस में मैं लेके जाता हूं ये पूरी की पूरी नोटबुक की डायरेक्टरी, तो इसके साथ ये रेस्ट की डायरेक्टरी भी जाएगी और इसके अंदर ये एक फाइल भी जाएगी, तो फिर मुझे पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पाथ मैंने एब्सोल्यूट नहीं दिया हुआ, रिलेटिव है। ओके सर। ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखना है जब भी आप फाइल्स के साथ काम करें, तो यूजुअली हम फाइल्स जो कोड है हमारे पास वो जिन फाइल्स पे भी काम कर रहा है, तो हम उन फाइल्स को उसके अंदर ही एक फोल्डर में डाल देते हैं, उसके फोल्डर के अंदर। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब हम आगे जाते हैं, हम इस फाइल को अब रीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फाइल का पाथ हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक बिल्ट इन फंक्शन है ओपन के नाम से। ठीक है, आपको देखें दो फंक्शन नजर आ रहे होंगे, एक ओपन का और एक क्लोज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन का फंक्शन कॉल किया, ये दो पैरामीटर्स आपसे लेता है। ठीक है, एक फाइल का नाम लेता है जो कि वो पाथ है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना पाथ, जो हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर कहता हूं कि फाइल नेम, तो उसमें पाथ आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये दो दफा बैकस्लैश इस वजह से है क्योंकि एस्केप कैरेक्टर ये डाल रहा है, दरमियान में वो यूज हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से प्रिंट करूं तो ये क्लीन आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास फाइल का नाम आ गया। ठीक है, अब ये फाइल मैंने ओपन करनी है और मैंने ओपन इसे रीड करने के लिए करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से चीजें मैं रीड करना चाहता हूं, कंटेंट इसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो मैं रीड करना चाहता हूं। तो मैंने फाइल का नाम दिया और साथ में मोड दे दिया, ये मोड है जिस मोड में आप ओपन करना चाह रहे हैं। तो तीन मोड्स होते हैं, एक रीड का होता है, एक राइट का होता है, एक अपेंड का होता है। तो राइट और अपेंड को हम बाद में देखेंगे, मगर फिलहाल हम इसे चूंकि सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आर लिख दिया। ठीक है, तो रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। इस पूरी की पूरी चीज को हमने असाइन कर दिया एफ को। अब ये एफ क्या होगा, ये असल में कहलाएगा इसका हैंडल। ठीक है, इस फाइल को हैंडल करने के लिए हम इस एफ वाले वेरिएबल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके थ्रू तमाम का तमाम काम अब होगा। ठीक है, तो ये फाइल पूरी की पूरी ओपन होके, ठीक है, इस एफ के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब अगर हमने इसमें से कुछ रीड करना है तो वो भी एफ के थ्रू करेंगे। ठीक है, अगर फर्ज करें इसको हमने राइट मोड में ओपन किया होता तो राइट भी इसी के थ्रू करते। ठीक है, तो आप इसे जरा देखते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई लिस्ट होती है तो उस पर हम लूप लगा सकते हैं ना। ठीक है, वन बाय वन अगर फर्ज करें एक एक चीज हम एक लिस्ट से रीड करना चाहें, एक एक आइटम रीड करना चाहें, तो हम क्या करते हैं कि फॉर आई इन लिस्ट का नाम लिख देते हैं। तो क्या होता है, उस आई में हमारे पास हर दफा एक एक आइटम आता जाता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इस एफ में भी होगा कि अगर मैं इस पे लूप लगा दूं फॉर लाइन इन एफ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि फॉर लाइन इन एफ, इसका मतलब यह है कि ये हर दफा एफ से एक लाइन उठाएगा। अब ये वेरिएबल का नाम लाइन है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपने लाइन लिखा हो, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एबीसी भी लिख सकते हैं इसको, मगर लाइन का नाम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हम हर दफा एक लाइन रीड कर रहे हैं। ये लूप काम ये ऐसे करेगा कि एक एक लाइन रीड करेगा। ठीक है, ये dummy.txt की फाइल है, ये देख लें मल्टीपल लाइन है इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हर दफा इसमें से एक लाइन उठा रहे हैं। ठीक है, और उस लाइन को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तमाम की तमाम लाइंस जब प्रिंट हो जाएंगी तो हम क्या कर रहे हैं, इस एफ को क्लोज कर रहे हैं। ये जो हैंडल है हमारे पास, इसको क्लोज किया जा रहा है। अब ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी इस वजह से है, ये कोड मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूं, मगर पहले इसकी बात करते हैं कि ये क्लोज यहाँ पे क्यों जरूरी है। देखें, ये फाइल पड़ी हुई है हमारे पास हार्ड डिस्क में। ठीक है, ये फाइल हमारे पास हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। जब हम क्या करते हैं कि इसे जब ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाती है, और हम जब रीड कर रहे होते हैं तो एक एक लाइन आपके पास आ रही होती है आपकी मेमोरी में। ठीक है, आपकी मेमोरी में आ रही होती है। तो ये जो एफ का वेरिएबल है, ठीक है, जिसपे ये फाइल की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, अगर इसको मैं ओपन करके बाद में क्लोज ना करूं तो ये मेमोरी में पड़ा रहेगा जब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो जितनी दफा आपके पास नई नई फाइल्स आप ओपन करते रहेंगे, उसका नया नया वेरिएबल मेमोरी में पड़ा होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास मेमोरी खत्म हो जाएगी और आपका सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता से स्लो होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं आएगा। तो इसको क्लोज करना इस वजह से जरूरी होता है कि आपने एक फाइल रीड की, उस फाइल के साथ अब आपने और आगे कुछ भी नहीं करना, तो उसके हैंडल को आप क्लोज कर दें। ठीक है, तो उससे जो मेमोरी उसको असाइन हुई होती है वो फ्री हो जाती है। ठीक है, तो आपका जो है तो सिस्टम उससे स्लो नहीं होता, अगर मतलब बहुत ज्यादा फाइल्स आपने खोली हुई है दरमियान में। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, इसको अगर आप नहीं लिखते तो ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, बहुत से लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते क्योंकि कोड पे आपके कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, इससे अगर आप क्लोज करें या ना करें, मगर पीछे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छा कोड वो होगा जो कि जिसमें अगर आपने फर्ज करें कोई हैंडल इस तरह का बनाया है तो उसको बाद में आप क्लोज करते हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पे क्या कर रहा है,
कि उस फाइल्स के कंटेंट्स दिखा रहा है दरमियान में। यहां तक अगर किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। अब एक और चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर ये हमेशा लाइन ही उठाएगा, हाँ, हमेशा वर्ड या करेक्टर नहीं उठाएगा, क्योंकि सारे ना 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 ना, क्योंकि डमी डॉट टीएक्सटी में वो करेक्टर लिखे, स्ट्रिंग लिखी है ना, स्ट्रिंग तो लिखी हुई है। वो मैं आपकी बात समझ गया हूं। ये पूरी की पूरी लाइन आपको उठा के देगा। एक लाइन अब आपके पास क्या है, वो एक स्ट्रिंग है ना। जी सर। अगर आपने फर्ज करें फिर उससे वर्ड्स उठाने हैं तो वर्ड्स भी उठा सकते हैं। तरीका मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, जी वो सारा का सारा प्रोसेस फिर आपकी लूप की बॉडी के अंदर इस लाइन पे लगेगा। ठीक है, अगर आपने कैरेक्टर जी उठाने हैं तो आप फिर इस लाइन का जो वेरिएबल है तो इस पे एक और लूप लगाएंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उठाने के लिए, अगर आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कोई चीज इस पे करनी है तो। ठीक है, बिल्कुल सर। बाय डिफॉल्ट अगर आप जी इस तरह सर। से करेंगे तो ये आपको पूरी की पूरी लाइन उठा के देगा। उसके बाद उस लाइन पे अगर कोई प्रोसेसिंग आपने करनी है तो आप अलग से कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसको गौर से देखें कि यहां पे अगर मैं आपको इस फाइल के अंदर ये दिखाऊं तो फाइल के अंदर क्या है। फाइल के अंदर आपके पास एक लाइन है, उसके बाद दूसरी लाइन है, उसके बाद तीसरी लाइन है। मतलब दरमियान में एक्स्ट्रा लाइंस नहीं है। ठीक है, ये लाइन खत्म हुई तो डायरेक्टली दूसरी लाइन स्टार्ट हुई, उसके बाद ये लाइन स्टार्ट हुई तो डायरेक्टली दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये लाइन खत्म हुई तो उसके बाद डायरेक्टली दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई। मगर जिस तरह से आउटपुट हमें नजर आ रहा है उसमें इस तरह से नहीं है। ये दरमियान में, ये देखें, ये लाइन खत्म हुई है। ठीक है, तो इसने एक एक्स्ट्रा लाइन दरमियान में और भी डाल दी है। देख लें, एम्प्टी लाइन आपको नजर आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी एम्प्टी लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है। ठीक है, तो अब इसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो देखिए, जब मैं लाइन को प्रिंट करता हूं तो हर एक लाइन के बाद न्यू लाइन का कैरेक्टर है। ठीक है, न्यू लाइन का कैरेक्टर है कि नहीं है, क्योंकि नई लाइन पे आ रहा है ना, तो न्यू लाइन का कैरेक्टर पड़ा होगा, \n होगा आपके पास। यस सर। ठीक है, तो हर एक लाइन पे न्यू लाइन का कैरेक्टर है। तो एक न्यू लाइन आपके पास टेक्स्ट में मौजूद है और एक न्यू लाइन आपको प्रिंट करके देता है। अगर आपको याद हो, प्रिंट जब भी हम करते हैं तो वो कुछ प्रिंट करके उसके बाद अगली लाइन पे चला जाता है। ठीक है, तो ये इस वजह से आपको दो लाइंस दरमियान में नजर आ रही हैं। तो प्रिंट की फंक्शनैलिटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिंट की फंक्शनैलिटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते कि उसे कहें कि तुम नहीं। जी, किसी भी फाइल को खोलने के लिए ये ओपन का ही लगेगा ना। हाँ हाँ, ये फंक्शन है, ओपन का ही फंक्शन लगेगा और यही दो पैरामीटर लेकिन होंगे, एक में पाथ देंगे और सही, दूसरे में उसका मोड देंगे। ठीक है सर, ठीक है, समझ सही। गया। अच्छा, ये बात समझ में आई है कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों आ रही है। ठीक है, एक यस सर। न्यू लाइन का कैरेक्टर हमारे पास जो है तो टेक्स्ट में मौजूद है और एक नई लाइन हमें प्रिंट का फंक्शन दे रहा है। तो प्रिंट के फंक्शन की फंक्शनैलिटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, मगर हम ये कर सकते हैं कि हम ये जो नई लाइन का कैरेक्टर है टेक्स्ट में से जो आ रहा है उसको हटा दें। ठीक है, उसको निकाल दें दरमियान में से। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि मैंने आपको कहा था कि \n का कैरेक्टर यूज होता है नई लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो लिनक्स और मैक में जो नई लाइन के रिप्रेजेंट करने का कैरेक्टर है वो \n होता है और विंडोज में \r\n होता है। ठीक है, उससे पहले अब \r का अपना एक मकसद होता है। ठीक है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, मगर ये चीज भी अब चूंकि अगर हम खुद मैनुअली रिमूव करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि विंडोज में डिफरेंट है और लिनक्स में डिफरेंट है। तो पाइथन आपको इसके लिए भी एक फंक्शन देता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास अगर टेक्स्ट के शुरू में या आखिर में वाइट स्पेसेस हैं, ठीक है, या इस तरह न्यू लाइन के कैरेक्टर्स हैं, तो उसको हटा के देता वो। ठीक है, तो इसको अब एक नजर देखते हैं हम। ठीक है, एग्जैक्टली यही कोड हम जहन में अपने रखेंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। ठीक है, ब्लैंक लाइंस हैं आपके पास तो उसको हमने टेक्निकली हटाना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, सिंपली लाइन को प्रिंट करते हुए हमने एक फंक्शन यूज किया है स्ट्रिप का। ठीक है, स्ट्रिप क्या करता है कि अगर आपके पास फर्ज करें आपके जो लाइन है उसके एंड पे ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं और न्यू लाइन का कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको हटा देता है इसमें से। ठीक है, तो जैसे ही हम लाइन डॉट स्ट्रिप करेंगे तो न्यू लाइन के कैरेक्टर हमारे पास हट जाएंगे। इसको अगर मैं अब चलाता हूं तो देख लें इसमें अब वो एक्स्ट्रा एक स्पेस नहीं आ रही। इधर तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछे जी। सर ये पीछे जो आपने स्पेस वाला बताया वो दोबारा बता दें एक दफा। देखें, पीछे मैंने ये किया था, ये नहीं था ना, तो ये एक्स्ट्रा आपके पास देखें स्पेस आ रही है दरमियान में।
ये क्लियर है उमर? जी सर। हाँ, अब ये किस वजह से जी हाँ जी, ये पूछना है। ये किस वजह से आ रही है, ये पूछना है? जी सर। अच्छा, जी सर। देखें, आपको ये तो पता है ना कि प्रिंट, जब भी कोई चीज प्रिंट करता है तो वो उसको प्रिंट करके नई लाइन पे आ जाता है। अगली प्रिंट की स्टेटमेंट जब आप फिर लिखते हैं तो उसका प्रिंट नई लाइन पे आता है। जी सर। ठीक है, तो आप यहां पे देखें, हमारे पास फाइल में 5 मुख्तलिफ लाइंस है। जी। ठीक है, हर लाइन के बाद देखें न्यू लाइन का कैरेक्टर होगा, हमें तो नजर नहीं आ रहा मगर मौजूद तो है ना। जी सर। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कहूं कि आई एम अ टेस्ट फाइल \n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ये जब प्रिंट होगा तो नई लाइन एक आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, आई एम अ टेस्ट फाइल और नई लाइन आ गई, जिससे आपके पास क्या हुआ, ये इधर ये खाली जगह जो आपको नजर आ रही है, ये वो नई लाइन से आ रहा है। जी सर। ठीक है, जो कि टेक्स्ट के अंदर है। प्रिंट का फंक्शन ये नहीं है, मगर प्रिंट जब इसे प्रिंट करता है तो ये पूरी की पूरी चीज जब यहां तक प्रिंट हो जाती है, ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रही है और इससे नीचे वाली लाइन, तो अगला प्रिंट फिर अगली लाइन से स्टार्ट करता है। ये इसी वजह से यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर। तो मैंने ये दरमियान में ये जो एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, इसको हटाने के लिए क्या करना है, मैं प्रिंट की फंक्शनैलिटी को तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बिल्ट इन फंक्शन है ना। जी जी। तो मैं क्या करूंगा कि टेक्स्ट में से आखिर में इस ये फाइल और ये फुल स्टॉप के बाद हर एक लाइन पे जो एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा \n जो मेरे पास आ रहा है, तो उसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूं। जी सर। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है कि मैं क्या करूं, स्ट्रिंग का नाम लिखूं। यहां पे स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, लाइन में आ रही है ना। ठीक है, और उसके साथ उस फंक्शन को मैं कॉल कर लूं स्ट्रिप का। तो अगर इसके बाद ब्लैंक स्पेसेस होंगे, ठीक है, किसी भी लाइन के बाद खाली स्पेसेस दिए होंगे या नए लाइन का कैरेक्टर होगा, तो वो उसको हटा देगा। जी सर। ठीक है, तो वो हटेगा तो ये एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगी। सर ये स्ट्रिप का फंक्शन है, ये ओएस का है या पाइथन का अपना? नहीं, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। देखें, मैंने स्ट्रिंग के साथ लिखा हुआ है, स्ट्रिंग का नाम लिखा है, डॉट स्ट्रिप लिखा है ना। यस सर। अब मैंने लाइब्रेरी का नाम कोई नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। ओके सही है। यस सर। अच्छा जी, आगे जाए। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जाए। अच्छा, अब देखें, हमने पीछे बात की कि ये क्लोज का फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मगर मसला ये है कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको यूज नहीं करते या यूज करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो बड़े फायदे हैं, अगर यूज नहीं करते तो नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि अगर आपके कोड में बार बार किसी हम फाइल को ओपन कर रहे हैं और बगैर क्लोज किए जो है तो ओपन किए जा रहे हैं, तो वो मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट करता है। ठीक है, आजकल चूंकि रैम बहुत ज्यादा हो गई है तो यूजुअली आपको फील नहीं होता, मगर अगर ये प्रोसेस रिपीटेडली बहुत ज्यादा चल रहा है तो वो आहिस्ता 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 आपकी मेमोरी को इतना वो कर देगा, फुल कर देगा कि आपको अपना सिस्टम रिस्टार्ट करके उसको फिर फ्री करना पड़ेगा, या फोर्सफुली उस प्रोग्राम को आप क्लोज करेंगे तो तब जाके वो फ्री होगा। बाद औकात होता है ना, आप कहते हैं कि सिस्टम बहुत स्लो हो गया, रिस्टार्ट करते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो जो ऐसे कोई प्रोग्राम आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं जो कि लेजीली लिखे होते हैं, मतलब लेजी बंदों ने लिखे होते हैं। एक तो मैंने आपको कहा था ना कि लेजी प्रोग्रामर, सो लेजी प्रोग्रामर इज अ गुड प्रोग्रामर, ही इज नॉट अ बैड प्रोग्रामर, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट तरीके से वो लेजी कोड लिखता है। ये वो एक्चुअली लेजी पर्सन है जो कि ये कोड लिखेगा जो कि क्लोज नहीं करेगा इसे। ठीक है, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसको क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैटरी निकालनी पड़ जाती है लैपटॉप की। हाँ, तो ये जो है तो आपने यूज करना है। तो पाइथन आपको एक और तरीका देता है कि अगर आपका फर्ज करें बार बार आपसे भूलता जाता है कि आप इसे क्लोज करें, तो एक आसान तरीका आपको देता है जिसमें वो ऑटोमेटिकली फिर आपको ये जो फाइल का हैंडल है इसको वो खुद क्लोज करके आपको देता है। तो वो तरीका आप देखते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हमने ध्यान में रखनी है कि हमने लाइन को रीड करना है। ठीक है, लाइन से स्ट्रिप भी करना है। ठीक है, इसको क्लोज अब हम नहीं करेंगे, वो खुद क्लोज करके देगा। हमने फाइल को ओपन भी करना है और उसको रखना एफ में है। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीजें हैं। हम सिंपल बस एक दो चीजें करेंगे। ठीक है, यहां पे देखें, ऊपर वाली लाइन को अभी फिलहाल ना देखें, ये देखें, हम अगेन वही लाइन रीड कर रहे हैं। ठीक है, और उसको प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिप के साथ। ठीक है, ताकि वो नई लाइन हटती जाए। अब ऊपर देखें, ऊपर जब आप आएंगे तो आपको कुछ कीवर्ड्स अब नजर आएंगे। सबसे पहले तो देखिए फाइल ओपन हो रही है। ठीक है, फाइल ओपन हो रही है एग्जैक्टली उसी तरह से उसी फाइल नेम के साथ ओपन हो रही है, रीड मोड में ओपन हो रही है। ठीक है, मगर अब कुछ एक्स्ट्रा आपको कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, जैसे ये विथ का,
ठीक है, और ये एज का, ठीक है। और देखें यहाँ पे कोलन लगा हुआ है, इसका मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा चक्कर इसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है। पता कैसे लग रहा है? क्योंकि इंडेंट हुआ हुआ है, ठीक है, इंडेंट हुआ हुआ है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। लिखा हुआ विथ, ठीक है, ओपन फाइल नेम कॉमा आर एस एफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तुम ओपन करो इस चीज को, ठीक है, और उसको एफ में डाल दो, ठीक है। मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है किस चीज से? एफ से, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्या होगा कि नीचे ये इसकी जितनी बॉडी है ये विथ की, ठीक है, उसमें ये इफ यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये विथ की बॉडी खत्म होती है तो ये एफ जो है तो ऑटोमेटिकली मेमोरी से खत्म हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद ये क्लोज हो जाएगा। अब आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। विथ की बॉडी के अंदर जब तक ये रहेगा तो तब तक ये ओपन रहेगा, जैसे ही विथ की बॉडी खत्म होती है तो ये क्लोज हो जाएगा। अब ये कोई फंक्शन नहीं है, एग्जीक्यूट इसने एक ही दफा होना है, मतलब ये बॉडी एक दफा स्टार्ट हुई, ठीक है। हमारे केस में तो इसमें लूप लगा हुआ है तो रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। मगर जैसे ही ये लूप खत्म होगा तो विथ की बॉडी भी खत्म हो जाएगी। जिस तरह इफ की बॉडी नहीं होती, एक दफा एग्जीक्यूट होती है, आप आते हैं, उसके अंदर जो भी हो रहा होता है वो खत्म हो जाए तो आप उससे बाहर निकल आते हो, तो एग्जैक्टली वही चीज है। मगर यहाँ पे कंडीशन नहीं है, ये हर दफा एग्जीक्यूट होगा। ये क्या करेगा? फाइल को ओपन करेगा, ठीक है, रीड मोड में। उसका हैंडल ये जो ओपन होगा तो वो किस चीज को असाइन हो जाएगा? एफ को असाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि ओपन दिस एज एफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसको ओपन करो और ये अंदर जो है तो इसकी बॉडी में एज एन एफ की स्टेटमेंट के साथ या एफ के वेरिएबल नेम के साथ यूज होगा, ठीक है। विद जो है तो आपके पास कीवर्ड है, ठीक है। उसके अंदर फिर जो भी चीज आप करेंगे तो वो करते रहेंगे, आपके पास फिर उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ऐसे वो एक बार दोबारा बता दें क्या कर रहे हैं? मेरा ना इंटरनेट ऑफ हो गया था तो समझ नहीं आपकी कैसी है। अच्छा अरमागान, देखें हमने पीछे बात की थी कि हम यहाँ पे ये क्लोज बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर तक तो फॉलो कर रहे थे ना? जी सर, यहाँ तक फॉलो कर रहा था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बात औकात लोगों को याद नहीं रहता, जिनको आदत होती है तो वो लिखते हैं, मगर ज्यादातर लोग भूल जाते हैं इसे, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे फिर हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन ने आपको एक चीज दी है जिसे वो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ठीक है। आप जब भी कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, इस तरह का, तो उसे किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है तो उससे मेमोरी ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती है। उसके लिए आपको विथ का कीवर्ड देते हैं, ठीक है, कि आप विथ का कीवर्ड यूज करें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि वही ओपन किया, ठीक है। मगर यहाँ पे अब इक्वल टू का साइन नहीं यूज हो रहा है। यहाँ पे सिंटेक्स ये है कि आप जो चीज ओपन कर रहे हैं उसके साथ आपने लिख दिया कि एज एफ ये यूज होगा, ठीक है, एफ के नाम से यूज होगा। तो इसका मतलब यही है कि एफ को ये असाइन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ओके सर। अब होगा ये, यहाँ पे आप कोलन देख रहे हैं, इसका मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसकी बॉडी है, ठीक है। इसकी बॉडी में ये दो स्टेटमेंट्स है इस टाइम पे, ठीक है। तो जब तक इसकी बॉडी चलती रहेगी, मतलब जब तक इसकी बॉडी के अंदर कोड है और जब तक ये चलता रहेगा, तो तब तक ये एफ मेमोरी में होगा। जैसे ही इसकी बॉडी खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली ये एफ क्या होगा? क्लोज हो जाएगा और मेमोरी से खत्म हो जाएगा। मतलब इस फाइल से रिलेटेड जितनी चीजें मेमोरी में होंगी तो वो खत्म हो जाएंगी। तो अब इसका फायदा यह है कि यहाँ पे आपको क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। आप शुरू में ये विथ की स्टेटमेंट से ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की हेल्प से, ठीक है, आप क्या करते हो कि एक ही दफा डिफाइन कर देते हो कि इस फाइल को एफ के नाम से यूज करना है और इस फाइल के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, इसके बाद इस फाइल की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें किसी को इशू है? मैं रन करने जा रहा हूं, आउटपुट इसका एग्जैक्टली उसी तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्लोज को हमने कॉल नहीं किया हुआ क्योंकि विथ की बॉडी खत्म हो गई है तो ऑटोमेटिकली एफ के साथ क्लोज कॉल हो गया है। वो ये आपको जो है तो ये खुद करके देता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर खुद करके देता है, इसे कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ठीक है। मतलब इसका ये है कि ये जो कोड लिखा जा रहा है नीचे, ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है कि एफ आपके पास एक फाइल है जो कि ओपन हुई, ठीक है। जैसे ही सर जी सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्लोज हो गया वो फाइल? आपको पता तो नहीं लगेगा, मगर आप मेरी बात का यकीन कर लें कि क्लोज हो जाता है, ठीक है सर। ठीक है। मतलब इसका ये है कि देखें, वो आपको कोड में तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपने नहीं लिखा हुआ ना, मगर चूंकि आप कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज कर रहे हैं, ये चीज यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही इसकी बॉडी खत्म होती है तो वो ऑटोमेटिकली कर लेता है, ठीक है। इसका मकसद ही यही है, ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करने का, कि ये क्या करे कि आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है इस चीज को यूज करने के लिए, तो वो उसको फिर मेमोरी जो है तो उससे क्लियर कर दे जब एक दफा इसकी बॉडी खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि इस तरह से करता है, ठीक है। इसके लिए किसी प्रूफ की कीवर्ड जो है वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है।
हाँ हाँ, ये इसको हम विद की कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहेंगे। ये पूरा, हाँ ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है आपके पास, इसके थ्रू जो है तो आप कॉन्टेक्ट को वो करते हो। ठीक है, सर। तो क्लियर है। हम यूजुअली जब इस तरह का कोड लिखेंगे तो हम ये विद का कीवर्ड यूज कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली आपको ये बाकी लैंग्वेजेस में मतलब नजर नहीं आएगा, तो उसमें हमने अपनी आदत डालनी होगी कि हम इस तरह की अगर फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उसको फिर क्लोज करें। ठीक है, या कोई भी चीज अगर इस तरह से ओपन होने के बाद क्लोज होनी हो तो उसको हम मैनुअली खुद क्लोज करें। ये पाइथन में सिर्फ इस तरह से है, और कुछ चंद और लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको मिलता है, मगर ज्यादातर लैंग्वेजेस में ये नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ओके सर। अच्छा जी, तो हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब देखें वहां पे हम क्या कर रहे थे कि लाइन बाय लाइन रीड कर रहे थे, मगर पूरी की पूरी फाइल को रीड करना चाह रहे थे ना। हम लाइन बाय लाइन पूरी की पूरी फाइल को रीड कर रहे थे, उस पर क्या किया हुआ था, लूप लगाया हुआ था। अगर मैंने पूरी फाइल को एज वन रीड करना है तो मैं उसको रीड कर सकता हूँ। ठीक है, वही कॉन्टेक्स्ट मैनेजर ऊपर यूज किया। ठीक है, अब यूज करेंगे तो यही यूज करते रहेंगे, आगे आपको यही चीजें नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ पे एफ हमारे पास फाइल का हैंडल है, तो उसके साथ हमने रीड का फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन किस चीज का है, ये फाइल का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि फाइल के हैंडल के साथ लगा हुआ है। तो रीड क्या करता है कि वो पूरी की पूरी फाइल एक साथ रीड करके आपको दे देता है। ठीक है, तो ये देखिए इसने पूरी की पूरी फाइल आपको एक साथ रीड करके दे दी है। ठीक है, इसी की अगर मैं टाइप आपको दिखाऊं इस प्रिंट के फंक्शन, ये रीड के फंक्शन की, तो इसको टाइप देख लें। अच्छा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखें ये स्ट्रिंग टाइप की चीज आपको दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस एफ डॉट रीड को मैं किसी वेरिएबल के अंदर रख सकता हूं, अगर आप वेरिएबल के अंदर रख के इसे फिर प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसे मैं यहां से निकाल देता हूं, और लेट से इसे मैं कहता हूं कि फाइल टेक्स्ट एफ डॉट रीड, और मैंने नीचे फाइल का टेक्स्ट जो है तो वो कर दिया। तो अगर मैंने फिर फर्ज करें इस पूरे के पूरे टेक्स्ट पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो मैं इस वेरिएबल को यूज करके कर सकता हूं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि अगर आपको लाइन बाय लाइन चाहिए तो आप लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं, अगर आपने पूरी की पूरी फाइल एक साथ रीड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगर दोनों की इंप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जब आप लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो एक लाइन आपके पास मेमोरी में आती है एक आइटरेशन में। ठीक है, जब आप पूरी की पूरी फाइल रीड करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सारी की सारी फाइल जितना उसका बड़ा साइज होगा वो पूरी की पूरी एज इट इज उस टाइम पे मेमोरी में आएगी। तो अगर फाइल बहुत ज्यादा बड़ी है तो आपके पास मेमोरी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, अगर आप पूरी की पूरी फाइल एक साथ रीड कर रहे हैं। अगर फर्ज करें फाइल छोटी है तो फिर मसला नहीं होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका यूज क्या है, और दूसरी बात यह कि मेमोरी की लिमिटेशंस आप पे क्या है, ये बात हमने ध्यान में रखनी है। सर हम इस पे ऑपरेशन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं इस फाइल टेक्स्ट वेरिएबल पे? इस पे ऑपरेशंस देखें, एक ऑपरेशन अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इसको अगर मैं फर्ज करें इसकी लिस्ट बना लूं। ठीक है, और इसमें से क्या करूं कि इसकी लिस्ट बना लूं और वर्ड्स में इसको डिवाइड कर दूं, तो मैं डिस्टिंक्ट वर्ड्स उठा सकता हूं इसमें से। ठीक है, मैं ये देख सकता हूं कि कोई स्पेसिफिक वर्ड कितनी दफा आ रहा है। ठीक है, आपको अगर याद हो एक काउंट का फंक्शन हमने बनाया था एक टाइम पे, उसको थोड़ा सा टाइम हो गया तो आप हो सकता है भूल गए हो। उसको हम लिस्ट देते थे और साथ में कोई चीज दे देते थे, मतलब कोई नंबर दे देते थे या कोई स्ट्रिंग दे देते थे, तो वो बताता था कि वो नंबर या स्ट्रिंग या जो भी चीज हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस लिस्ट में कितनी दफा आ रही है। तो वो भी हम कर सकते हैं इसके साथ, और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। सही है, बेसिकली स्ट्रिंग है तो जो भी आपने करना है तो वो कर सकते हैं इसके साथ। कुछ और एग्जांपल्स आगे आ रही हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा जी, तो हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब अगर फर्ज करें व्हाट इफ वी नीड ईच लाइन इन अ सेपरेट लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर फर्ज करें हमें ये चाहिए हो कि ये हर एक लाइन हमें लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट में चाहिए हो। ठीक है, हमें क्या चाहिए हो, एक पूरी की पूरी लाइन लिस्ट में अलग अलग चाहिए हो, मतलब लिस्ट का हर एक एलिमेंट हमारे पास क्या हो, एक लाइन हो। लेट से किसी वजह से जरूरत पड़ गई, जिस तरह से हमने पीछे किया था, हमने एक एक वर्ड को उठा के लिस्ट का अलग अलग एलिमेंट बनाया था। ठीक है, तो इसी तरह का काम अगर हमने करना है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, वही स्प्लिट का फंक्शन अभी यूज होने जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद होगा
स्प्लिट का फंक्शन हमने यूज किया था, हमने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया था स्पेसेस पे। जी सर। ठीक है, अभी अगर फर्ज करें मेरे पास ये ABC की स्ट्रिंग है, दरमियान में देखें मैंने डैशेस डाले हुए हैं, ठीक है, और इसी स्ट्रिंग के साथ मैं कॉल करता हूं स्प्लिट का फंक्शन और मैं ऐसे कहता हूं कि डैश पे से स्प्लिट कर दो, तो मेरे पास लिस्ट बन जाती है A, B और C की अलग अलग, वो डैशेस हट गए हैं दरमियान में से। ठीक है, ये तो याद है ना? जी सर। अच्छा सही है। इसी को अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि तुम मुझे स्प्लिट कर, जी पूछे पूछे। ये डैशेस क्यों हट गए सर? ये स्प्लिट किया ना हमने इस पे, ये मैंने कराया था आपको, याद सर नहीं है? मैंने आपको कहा था कि इसे स्ट्रिंग है ये A, B और C की, इसको स्प्लिट करो डैश पे, तो इसका मतलब ये कि ये डैशेस हट जाएंगे और आपके पास जो डैश से पहले और बाद में चीजें होंगी तो वो आपके पास लिस्ट के मेंबर्स बन जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो वो देख लें क्या कर रहा है, सर डैश को हटा रहा है। ठीक है, जी बोले अहमद बोले। सर वो मैं ना जरा ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, आप मेरी अटेंडेंस का काइंडली देख लेंगे अगर मैं चला जाऊँ। ठीक है, इशू नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो देखें अगर फर्ज करें मैं अब इसको खैर सर मैं अगर हम में से बी पे या सी पे स्प्लिट करें तो इसका क्या? देखें अगर आप बी पे स्प्लिट करते हैं ना तो इसको सिंपली बी पे स्प्लिट कर लें। अब इसका मतलब ये बी स्ट्रिंग में नहीं होगा, तो बी से पहले की स्ट्रिंग आपके पास एक मेंबर हो जाएगा जो कि ए डैश आएगा, और बी के बाद की स्ट्रिंग आपके पास दूसरा मेंबर हो जाएगा जो कि डैश सी होगा। तो इसको देख लें, ये बन गया। ठीक है, अगर आप सी पे से स्ट्रिंग स्प्लिट करेंगे तो सी चूंकि आखिर में है तो सी हट जाएगा और आपके पास सिर्फ एक मेंबर रह जाएगा। ठीक है, जो कि ए डैश बी डैश हो गया, और उसके बाद देख लें आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है दूसरा जो है, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं ना। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, हमने बेसिकली अगर आपको याद हो तो ये किया था कि हमने स्पेसेस हटाए थे, तो अगर मैं इसको स्पेस दे देता हूं तो देखें वो स्पेस पे स्प्लिट कर रहा है। अभी आपको अगर याद होगा ये हमने किया था पूरा पैराग्राफ, हमने एक जो है तो उसको इस तरह की लिस्ट में कन्वर्ट किया था पहले। यस सर। इसीलिए सर सर इसके साथ जो लेफ्ट राइट पर जो एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उनको मतलब स्प्लिट करेगा, या लेफ्ट जो सारा साइड होगा उसको और जो राइट सारा साइड होगा, जो इसके साथ होंगे सिर्फ उसको या सारे को? नहीं, तमाम की तमाम स्प्लिट होगी। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इधर कहता हूं ना कि मेरे पास कॉमा है और डैश है, ठीक है, और कॉमा है और लेट्स से जीरो है और फिर डैश है, डॉट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अभी। ठीक है, अगर इसको मैं अब स्प्लिट करता हूं कॉमा पे, ठीक है, तो आप देखें मैं सिंपली आपको पहले इस तरह से करके दिखाता हूं बगैर रन किए हुए। कॉमा से पहले क्या है, ए आपके पास एक मेंबर बन गया। अब कॉमा के बाद स्टार्ट हो जाएं, डैश हो गया, स्पेस आ गया, बी आ गया। ठीक है, ये दूसरा मेंबर बन जाएगा क्योंकि इसके बाद फिर दूसरा कॉमा आ रहा है जिसने हटना है। ठीक है, तो डैश स्पेस बी आपके पास दूसरा मेंबर हो गया, उसके बाद कॉमा है, कॉमा हट जाएगा, सही है, उसके बाद जीरो डॉट स्पेस सी आपके पास अगला मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लें, एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। अब क्लियर है हमजा? नो सर, मेरा मतलब ये है कि सर अगर अभी इसको जीरो डॉट से हम स्प्लिट कर ले तो ये ए और माइनस बी आएगा या नहीं, सिर्फ माइनस बी आएगा? हाँ आएगा, उससे पहले जितनी चीज होगी वो पूरी की पूरी आएगी। अगर मैं जीरो डॉट से स्प्लिट करता हूं ना तो देखें, अब देखते जाएं इसको, मैं ए कॉमा डैश स्पेस बी कॉमा, ये एक मेंबर बन गया। अब जीरो डॉट आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो ये एक मेंबर बन जाएगा, और जीरो डॉट के बाद आपके पास स्पेस सी अलग मेंबर बन जाएगा। ये देख लें, ये सर आप समझ आ गई। ठीक है, तो इसको आप कुछ भी दे सकते हैं, बस स्ट्रिंग से वो चीज हट जाएगी और उसके आगे पीछे जितनी चीजें होंगी वो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये हम कर भी चुके हैं पहले। मैं इस पे एक पूरी लंबी चौड़ी एग्जांपल आपको करा चुका हूं। वो एग्जांपल मैंने अलग से जो है तो स्लेट पे अपलोड की हुई है, डिस्टिंक्ट वर्ड एग्जांपल के नाम से मेरे ख्याल से फाइल है, वो फिर आप जाके दोबारा देख सकते हैं, और उसमें बड़ी एग्जांपल है वो हमने की हुई है। ठीक है, तो हम बेसिकली स्प्लिट का फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, हम काम क्या करना चाह रहे थे कि हम ये करना चाह रहे थे कि हमें हर एक जो लाइन है, ठीक है, हर एक जो लाइन है, ठीक है, तो वो अलग एलिमेंट चाहिए स्ट्रिंग का। ठीक है, हर एक लाइन जो है तो वो एज एन अलग एलिमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि मेरे पास अगर फर्ज करें मल्टीपल लाइंस पे स्ट्रिंग है, जैसे ये है, ठीक है, मल्टीपल लाइंस पे मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है, तो मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग्स को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, कौन से कैरेक्टर पे स्प्लिट करूंगा? फुल स्टॉप पे। नहीं,
जरूरी नहीं है कि हर एक के बाद फुल स्टॉप हो। आप बैकस्लैश n पे बैकस्लैश n पे न्यू लाइन कैरेक्टर पे न्यू लाइन के Backslash कैरेक्टर पे n करेंगे, बैकस्लैश n पे होगा। हाँ ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर तो न्यू लाइन कैरेक्टर पे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, आप शहरियार कह रहे थे कि फुल स्टॉप पे, तो ये जो रियल फाइल के बाद देखें इधर फुल स्टॉप नहीं है। यस सर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लाइन आपकी जो है तो फुल स्टॉप पे एंड हुई हो सकता है कॉमा पे एंड हो गई हो। ठीक है, तो वो आपकी बात मैं समझ गया हूं कि आप ये समझ रहे हैं कि सेंटेंस एंड हो रहा है तो हो सकता है आपके पास वो हो, तो बाद औकात इस तरह से नहीं होता। हमारे पास ये छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, सेंटेंसेस सिरे से होते नहीं है। तो आगे हम देखेंगे, तो हमारी लाइन एंड हो जाती है, तो लाइन एंड होने के लिए हम बैकस्लैश n पे से स्प्लिट करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो अब हम आते हैं इधर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमने एक खाली लिस्ट बनाई है। ठीक है, इस लिस्ट में हम इसको रखेंगे। ठीक है, लिस्ट में हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास एक दफा ये चीज स्प्लिट हो जाएगी तो उसको हमने किसी लिस्ट में रखना होगा ना, तो हम इस L वाली लिस्ट में उसको रख रहे हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज करके फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, फाइल को रीड किया आप, चूंकि जब ये रीड करेंगे तो इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी फाइल रीड हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक साथ आपके पास आ जाएगी, जो कि पीछे हमने देख लिया। उसको मैंने स्प्लिट कर दिया न्यू लाइंस पे। ठीक है, तो जब न्यू लाइंस पे स्प्लिट कर दिया तो यहाँ पे हर एक लाइन आपके पास लिस्ट का अलग अलग मेंबर बन जाएगा ना आप। ठीक है, ये क्लियर Yes, है, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि नई लाइन पे स्प्लिट कर रहे हैं तो आपके पास हर एक जो है तो मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं चलाता हूं, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा तो आपको नजर नहीं आ रहा, मगर मैं अगर अब इस L को प्रिंट करूं, ठीक है, ये L आपको दिखाऊं कि L के अंदर क्या है, तो ये देख लें, आपके पास अब लिस्ट की हर एक उसमें एक लाइन पड़ी हुई है, लिस्ट के हर एक मेंबर में एक लाइन पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये देख लें, पहली लाइन आई एम अ टेस्ट फाइल, फिर उसका मेंबर एंड हो गया क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। उसके बाद मे बी समडे ही विल प्रमोट मी टू अ रील फाइल। ठीक है, तो ये एक और लाइन हो गई, कॉमा उसके बाद आ गया। ठीक है, ये एक और लाइन आपके पास आ गई है, उसके बाद अगला मेंबर और अगला मेंबर। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर ये मे बी संडे के बाद कॉमा लगा हुआ सर। मे बी ये तो स्ट्रिंग के अंदर का कॉमा है ना, ये तो स्ट्रिंग का पार्ट है। अच्छा ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये मे बी समडे के बाद कॉमा है, तो ये तो स्ट्रिंग का पार्ट है। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, तो ये चीज हो गई और आपको समझ भी आ गई है कि नहीं आई? यस सर। आगे सर इस पे इंडेक्स वर्क करेगा कि अगर हम पे हाँ, इंडेक्स 0 सिर्फ अब चूंकि ये आपके पास लिस्ट है, तो अब इस आपको इंडेक्स से एक लाइन उठा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, इस आप इंडेक्स से एक लाइन उठा सकते हैं, और अब ये लिस्ट है तो लिस्ट पे जितने ऑपरेशन होते हैं तमाम के तमाम आप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी लाइंस है, तो कितनी लाइंस का क्या मतलब है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, 5 है। यस सर। ठीक है, तो वो सारे ऑपरेशन जो लिस्ट पे हो सकते हैं वो इस पे हो सकते हैं, क्योंकि इसकी टाइप लिस्ट है और लिस्ट आपने ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब आप इस पे अपेंड भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में चेंज भी कर सकते हैं, इंसर्ट का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें जो वहां पे आपने की थी वो कर सकते हैं। जी अरमगान बोले। तो वो अपेंड का ही पूछना था, आपने बता दिया। हाँ, देखे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आपके लिए। यहाँ पे एक दफा मैंने बोल दिया कि ये L लिस्ट है, ठीक है, और L के अंदर ये सारी की सारी चीजें मैंने डाल दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर लिस्ट है तो इस पे अब वो सब कुछ हो सकता है जो कि किसी लिस्ट पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। सर अगर न्यू चीज अपेंड करनी पड़ेगी तो हम अंदर करेंगे, इसके बॉडी के अंदर करेंगे, विद ओपन फाइल के अंदर? नहीं, जरूरी नहीं है, आप इसे बाहर आ जाएं एक दफा तो इसके बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि L तो हमने बाहर डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो वो L तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ खत्म नहीं होता, इधर F खत्म हो रहा है जी। ठीक है, तो फाइल के साथ जो काम हम कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ खत्म हो गया। इस लिस्ट के साथ जो हम काम कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ खत्म नहीं हुआ, वो फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अपेंड आप इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, हम आगे जाते हैं। ये L तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं, तो ये दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम अब यही काम जो हमने किया है, हमने अभी तक क्या किया कि हमने फाइल से रीड किया। ठीक है, हमने फाइल से क्या किया, रीड किया। अब हम अगर फर्ज करें कुछ फाइल में राइट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं किसी फाइल में, ठीक है, हम अपना इनपुट यूजर अगर देता है फॉर एग्जांपल, या इधर हमारे पास लंबा चौड़ा कोई टेक्स्ट है उसको किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ लिखा जाएगा और उसको किसी फाइल में अगर हम
सेव करना चाहेंगे तो उसको किस तरह से करेंगे उसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो हमारे पास अब चूंकि पाथ चेंज हो जाएगा क्योंकि दूसरी फाइल में हम लिखना चाह रहे हैं इस एग्जैक्टली जो हमारे पास dummy.txt वाली फाइल है इसमें नहीं लिखना चाहते, तो लेट्स से हमारे पास dummy-out के नाम से एक फाइल है .txt, वो मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे पास उस डायरेक्टरी में नहीं मौजूद। ठीक है, थी मगर मैंने डिलीट कर दी थी। मीडियम आइकन देख लें, यहाँ पे सिर्फ डमी के नाम से है, dummy-out के नाम से नहीं है, तो हम बेसिकली यहाँ पे एक नई फाइल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये रेस्ट के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास हमने आउट नेम डिक्लेयर कर दिया, सही है, उसमें dummy-out.txt डाल दिया, और आपको अगर याद हो हमने डायरेक्टरी का हमारे पास एक वेरिएबल था जिसको मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, उसके अंदर ऑलरेडी रेस मौजूद था। ठीक है, तो डायरेक्टरी हम दोबारा डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि वो पीछे हम इसी फाइल में डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी हमारे पास रेस की रहेगी और उसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाना चाहता हूँ dummy-out.txt के नाम से। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ out_file_name के नाम से। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा कि इसमें पूरा का पूरा पाथ सेट करूंगा, तो उसी तरह से os.path.join किया। ठीक है, डायरेक्टरी का नाम अपना लिखा यहाँ पे और आउट नेम लिख दिया। ठीक है, जो मेरे पास मेरी फाइल का नाम है। ठीक है, तो उसने इससे मुझे पाथ बना के दे दिया। ठीक है, कि रेस के अंदर dummy-out.txt के नाम से फाइल होगी। अब इस पाथ को यूज करते हुए मैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को यूज करूंगा। ठीक है, फाइल का हैंडल बनाऊंगा और उसके अंदर सिंपली जाके राइट कर दूंगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने किया है, फाइल क्रिएट होगी या अभी होनी है? नहीं, फाइल अभी क्रिएट नहीं हुई, ये तो सिंपल स्ट्रिंग है। मैंने आपको दिखाया था कि फाइल नेम ये जो हमारे पास जनरेट होता है तो ये स्ट्रिंग है सिंपल, इसकी टाइप देख लें, अभी कुछ नहीं हो रहा, ये स्ट्रिंग है सिंपल। ओके सर। ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं है। फाइल इसके बाद जब हम राइट करेंगे तो तब जाके क्रिएट होगी। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के थ्रू अगेन देखें विद लिखा हुआ है, ओपन फाइल नेम। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है मैंने W लिख दिया क्योंकि मैं राइट करना चाहता हूं इस फाइल के अंदर। ठीक है, वही हैंडल है F के नाम से। ठीक है, वही हैंडल है F के नाम से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं 1। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं 1, अगर ये मुझे लिखने देता है। ठीक है, फंक्शन आप देख रहे हैं कौन सा यूज हो रहा है, राइट का फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, हमने रीड का फंक्शन यूज किया था ना, जो कि पूरी की पूरी फाइल को रीड करके हमें देता था। राइट का फंक्शन क्या करता है कि इसको जो चीज आप इधर पास करते हो वो चीज ये फाइल में राइट कर देता है, मतलब वहां पे जाके क्या करता है, लिख देता है आपके लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसे रन करते हैं, और पीछे का कोड मैंने रन किया है, हाँ उसे मैंने रन कर लिया है। ठीक है, तो इसे मैं रन करता हूं तो आपको एक नई फाइल नजर आएगी। सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखें। ठीक है, ये वो पाथ है, आपको dummy-out वाली फाइल नजर अभी नहीं आ रही, जब मैं इसे रन करूंगा तो वो यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो जाएगी और उसके अंदर 1 लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैंने रन किया इसे। ठीक है, कोड मेरा रन हो गया, ये देख लें 34 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे होम में आया, आप देखें dummy-out नजर आना स्टार्ट हो गया। मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, किसी वजह से क्लोज कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी दोबारा चेंज करूंगा तो फिर मुझे दोबारा इसे खोलना पड़ेगा, तो इसे मैंने क्लोज कर दिया, ये खोला, और इधर अब मैंने 1 की जगह लेट्स से 2 लिख दिया। ठीक है, और इसे मैंने रन किया। ठीक है, और मैंने फिर ये dummy-out खोली फाइल। ठीक है, अच्छा आप देखें, एक बात ये नोट करें कि अगर ये फाइल आपके पास पहले से बनी हुई है तो उसी फाइल में चेंज होगा, क्योंकि दोबारा जब मैंने रन किया तो वो फाइल बनी हुई थी। ठीक है, तो अगर बनी हुई है इस नाम से फाइल मौजूद है तो उसमें चेंज होगा, अगर नहीं बनी हुई तो ये बना के दे देगा आपको। ठीक है, अच्छा अब देखें, मैंने अभी इसमें 2 लिखा था ना, पहले 1 था, तो अब आप देखें वो 1 चला गया इसमें से, अभी क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ओवरराइट हो रहा है, जो भी मैं लिख रहा हूं तो वो पुरानी चीज को हटा के नई चीज उसमें आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि हर दफा जो चीज आप इसके अंदर लिख रहे हैं तो वो ऐड हो इसके अंदर, बजाय इसके कि एग्जिस्टिंग चीज को रिप्लेस करे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप फिर इसे राइट मोड में नहीं खोलेंगे, आप इसे फिर खोलेंगे अपेंड मोड में। ठीक है, 3 मोड हैं, एक रीड का जो कि रीड करके देता है, एक राइट मोड है जो कि फाइल को खोलता है, उसके अंदर जो चीजें हैं उसे खत्म कर देता है, जो भी चीज आप फिर लिखते हैं तो नई चीज उसके अंदर आती है, और एक अपेंड मोड है जो कि क्या करता है कि उसमें अंदर जो ऑलरेडी चीज है वो मौजूद होगी। ठीक है, उसके साथ नई चीज को ऐड करेगा। तो हमने देखा कि 2 वहां पे मौजूद है, मैं अब इसके साथ लिख देता हूं 3। ठीक है, मैं इसे चलाता हूं और मैं फाइल आपको खोल के दिखाता हूं, तो अब देखें वो 2 भी मौजूद होगा और साथ में 3 भी लिखा हुआ है, मगर दोनों एक लाइन पे हैं। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए इसके बाद 3 के बाद, तो आप क्या करेंगे कि जब इसे चलाएंगे तो यहां पे नई लाइन का
कैरेक्टर डाल देंगे। ठीक है, लेट्स से अब मैं इसमें 4 लिखता हूं तो 4 उसी लाइन पे आ जाएगा और उसके बाद नई लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इसे देखें, अब मैं खोल के आपको दिखाता हूं। तो ये देखें, इसने 4 प्रिंट किया और उसके बाद नई लाइन आपको दे दी है। देखें 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब नई लाइन का कैरेक्टर है। मैं अब अगर कुछ और इसके अंदर लिखूंगा तो वो नई लाइन पे आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहां तक बताएं, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 मोड्स हैं, रीड, राइट और अपेंड का। ठीक है, तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सर तो हम एफ के साथ फंक्शन अपेंड नहीं लिख सकते? नहीं, फंक्शन अपेंड का इसका नहीं है, ये राइट के थ्रू ही होता है। आपको सिर्फ मोड चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये 3 अलग अलग मोड है। ठीक है, राइट वाला ओवर राइट करता है, राइट वाला मोड जो है तो आपको ओवर राइट करके देता है। मैं अगर इस ए की जगह डब्ल्यू लिखूं तो, यानी कि मोड 3 और फंक्शन 2 है, राइट और रीड का। हाँ ठीक है सर। और सर हम फाइल कोई भी खोल सकते हैं, txt की जगह कोई इमेज फाइल, सॉरी इमेज कह रहा हूँ, पाई फाइल होगी या कोई और फाइल? हाँ, आप खुल सकती हैं, अनटिल एंड अनलेस के उसमें कोई ऐसी चीज हो कि वो इधर अब ना आ सके। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इमेज है आपके पास तो इमेज डायरेक्ट नहीं खुलती। जी सर। वो इस तरह से आप नहीं खोल सकते हो, उसके लिए फिर आपको अलग फंक्शन चाहिए होते हैं। ठीक है सर। जी सर इसमें चेंजेस हो सकते हैं? चेंजेस की है? अगर नहीं करना, हमने सिर्फ चेंजेस करने हैं। हाँ, चेंजेस से आपकी मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैंने ये लाइन उठाई पूरी की पूरी और इसमें लेट से पूरी लाइन चेंज कर दी, या लेट से ये 2 चेंज कर दिया, ये कह रहे हैं? यस सर। हाँ, इसको फिर हम ऐसे करते हैं कि हम इस फाइल को पहले फिर रीड करते हैं। ठीक है, और इसमें फिर ये जो टेक्स्ट हमारे पास आता है तो इसको चेंज करते हैं और उसके बाद फिर इस फाइल पे दोबारा राइट कर देते हैं, तो ये सारा कुछ रिप्लेस हो जाता है। ठीक है सर। सही है। हाँ, उसके साथ फिर हम ये काम करते हैं। मतलब इस तरह से डायरेक्टली नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये जगह जाके चेंज कर दो। ठीक है सर। अच्छा जी, तो आगे जाते हैं।